गुड मॉर्निंग मेरे योद्धाओं। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन सेंटर। तो आज हम दोबारा से लेकर आए हैं डीएसएसबी एग्ज़ाम का एमटीएस रिव्यू 2026 में जो भी चल रहे हैं। ये 26 जुलाई संडे का रिव्यू होने वाला है। तो कल वाला मैंने आपको करा दिया था 25 वाला। मैंने आपको बता दिया था कि इसमें नया पैटर्न आया है। सेक्शन वाइज अब इसमें पहले रीजनिंग खुलती थी, अब इसके अंदर जीके खुल रही है सबसे पहले। तो जीके से शुरुआत कर लेते हैं। जीके के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 सेट के। आपको पहले 20 सबमिट करने पड़ेंगे, फिर आप नेक्स्ट 20 में जा पाओगे सेक्शन में। ठीक है, तो अभी जीके का सेक्शन देख लेते हैं। इसके अंदर जो बच्चों के क्वेश्चन आए हैं, जो वहाँ पर पता लगा है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उसी बेसिस पर पूरा एनालाइज रहने वाला है, पूरा रिव्यू रहने वाला है कि कौन कौन से क्वेश्चनों का क्या आंसर था और कैसे वो क्वेश्चन आए थे। क्योंकि डीएसएसबी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लाइक क्वेश्चन रिपीट ना होकर उसका पैटर्न वाइज वो रिपीट होने लगते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर पूछा गया था सीबीआई की कौन सी बॉडी है। सीबीआई एक संवैधानिक निकाय है या फिर वैधानिक निकाय है। तो ऐसे ही अब सीबीआई पूछा है तो वो ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछ लेगा कि वो संवैधानिक है या नहीं। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो सामने आया है वो है सेंट्रल और स्टेट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जब जाती है तो कौन से आर्टिकल के अंदर है। वो है 131 आर्टिकल कि फाइनल जुडिक्शन जो देगा, फाइनल जो भी लड़ाई का कॉन्फ्लिक्ट का जो भी कंक्लूज़न होगा वो सुप्रीम कोर्ट तय करके उसमें सुप्रीम कोर्ट की सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करता है आर्टिकल 131 के अंदर। और पॉलिटी की स्टेटमेंट आई हैं, काफ़ी सारी स्टेटमेंट वाइज अब डीएसएसबी पूछने लगा है। जैसे एसएससी के मेंस में पूछता था, अब वो डीएसएसबी एमटीएस छोटे छोटे एग्ज़ाम में भी पूछने लगा है, लेकिन लेवल छोटा ही है, छोटे एग्ज़ाम का लेवल छोटा ही है। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन आया है वो सीबीआई की कौन सी बॉडी है। उसमें 3-4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछा गया था कि ये संवैधानिक निकाय है या फिर ये वैधानिक निकाय है। तो ये वैधानिक निकाय है। ठीक है, आप ये देख लेंगे कि कौन कौन सी बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। ज़्यादा नहीं है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन कौन सा है वो संवैधानिक है। ये सब बहुत छोटे छोटे हैं, ये मैं आपको करा भी दूँगा। ठीक है, फिर ये पूछा गया था चोल और राष्ट्रकूट, पाल और पल्लव वंश, ये 4-5 इनके डायनेस्टी है एशियंट हिस्ट्री की, जो बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होती है। मैं अब कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे थे। जो इससे पिछली बार वाला एमटीएस एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो बार बार क्वेश्चन रिपीटेशन में आए हैं, उसी बेसिस पर मैं एक प्रॉपर वो बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन टॉपिक को ज़रूर करके जाना जिनका भी आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है। ठीक है, फिर इसके बाद है नर्मदा नदी का ओरिजिन पूछा गया था, अमरकंटक का पठार था। और ये पूछा, शायद इसमें अमरकंटक का पठार पूछा गया था या फिर बच्चों ने जो बताया वो नर्मदा नदी के ओरिजिन के बारे में बताया। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया है कि नर्मदा नदी का कौन कौन सी किन किन के बीच में से निकल के जाती है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इन दो के बीच में से ये बहती है। और नर्मदा नदी की लंबाई भी एक बार देख लेते हैं, तो वो 1817 किलोमीटर है। और ये कहाँ पर गिरती है, ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, ये भी एक बार देख लेंगे पूरा। जो बेसिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनके बारे में ज़रूर देख कर जाएँ। और इस बार जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो एलपीजी मॉडल का 1991, जो 1991 में अर्थव्यवस्था में क्या हुआ था, एलपीजी मॉडल में कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करी गई थी। ये 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमिक्स में। अब वो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो पा रहा है जो बार बार पूछता था कि पंचवर्षीय योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में क्या पूछा गया, इस पंचवर्षीय योजना में क्या है, ये सब नहीं आ रहा। ठीक है, फिर पूछा गया है किस साम्राज्य की खुद की सबसे बड़ी नौसेना थी। तो ये अगर आप इसमें आप पढ़ोगे, ये डायनेस्टी पढ़ोगे, तो आप इसके अंदर, ये क्वेश्चन थोड़ा डीप है, लेकिन हाँ ये बेसिक के टाइप में ही आ जाता है। क्योंकि सिर्फ चोल साम्राज्य के पास अपनी सबसे बड़ी जो साम्राज्य वो थी नौसेना, सिर्फ चोल साम्राज्य के पास थी। फिर पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में था आईपीएल 2026 का फाइनल कहाँ हुआ। ये सबको पता है, 31 मई 2026 में
मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। फिर पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम 2026 का कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, क्योंकि पहले ये यूके के अलावा कहीं और हो रहे थे। अब उसने फाइनेंशियल की वजह से मना कर दिया है, फिर वापस से यूके के अंदर हो रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। यूनाइटेड किंगडम का कौन सा स्टेट था ये पूछा गया है, तो ग्लासो था, ग्लास ग्रो करके वहाँ का कोई स्टेट है, उसके बारे में पूछा गया था कि ये कहाँ पर हो रहे हैं। ये ग्लासगो सिर्फ एक स्टेट है वहाँ का, यूनाइटेड किंगडम का काफ़ी बड़ा स्टेट है, वहाँ पर पूरा का पूरा कॉमनवेल्थ गेम कंडक्ट हेल्ड हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। फिर पूछा गया था, एक परियोजना पूछी गई थी, भारतमाला परियोजना किस लिए है, ये नेशनल हाईवे रोड कनेक्टिविटी के लिए है, ये 2017 में लॉन्च हुई थी। फिर पूछा गया था स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद हुआ था, ये 1905 बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। फिर पूछा गया था कि 10 मई 1857 को कहाँ से चला था प्रोटेस्ट, यानी कि जो 1857 की क्रांति का जो 10 मई काफ़ी हिस्टोरिकल डेट है, इसको याद रखना। ये दिल्ली आए थे अपनी क्रांति को लेकर, ठीक है। और कहाँ से चलकर आए थे, ये मेरठ से चलकर दिल्ली आ गए थे 10 मई 1857 को। फिर जो न्यू करंट अफेयर देखा गया है इस बार 26 तारीख वाले में, 25 तारीख वाले में कुछ 2 से 4 क्वेश्चन थे जो 2024-2025 में की लास्ट के करंट अफेयर थी, लेकिन इस बार जो 26 जुलाई को जो पेपर हुआ इसमें टोटली न्यू करंट अफेयर आई है, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखो ये भी क्वेश्चन तो मई का है ना, तो ये रिलेटेड रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था उदय कोटक। देखो उदय कोटक भी जनवरी में का ही एक करंट अफेयर है, यानी कि उदय कोटक को किस क्षेत्र के लिए पद्म भूषण दिया गया था, ये व्यापार और उद्योग के लिए दिया गया था। इनका कौन सा बैंक है, इनका खुद का बैंक है कोटक बैंक के, ये कोटक बैंक के ये एमडी है, ठीक है। फिर 2011 की जनगणना पूछी गई थी। ये तो अगर आप पेपर देने जा रहे हो और 2011 की जनगणना नहीं पढ़ के जा रहे हो तो बेवकूफ़ी वाली बात है। फिर इसके बाद आर्टिकल 75 पूछा गया था। आर्टिकल 75 में स्टेटमेंट थी कि आर्टिकल 75 की स्टेटमेंट किस में फ़िट होती है, तो आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी और पूरे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाएगी, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा के बारे में पूछा गया था, किसने बनवाया था, ये अकबर ने बनवाया था, गुजरात विजय के बाद बनवाया था। और गुजरात विजय कब हुआ था, अकबर ने कब जीता था गुजरात को, 1573 में। डांस डीएसपी में कम आते हैं, सिर्फ एक ही डांस बताया है बच्चों ने कि एक ही डांस आया है, वो था यक्षगान डांस। कहाँ का है, ये कर्नाटक का है। आपने देखा भी होगा वहाँ पर बहुत बड़ा, इतना बड़ा चेहरा, मतलब आर्टिफिशियल वो कॉस्ट्यूम पहनकर डांस करते हैं, वो इतना बड़ा काफ़ी सारा फेस पर होता है, इतना बड़ा फेस बनाकर फिर डांस करते हैं वो, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आया था, पश्चिम बंगाल और असम, ये ऑप्शन में थे, पश्चिम बंगाल और असम की कौन से स्टेट की टेरिटरी 2 देशों के साथ मिलती है, नेपाल और बांग्लादेश किसके साथ मिलती है। तो काफ़ी सारे बच्चे तो असम करके आए हैं, लेकिन इसका सही आंसर तो वेस्ट बंगाल ही है। ये एक बार आप देख लेंगे, इनकी एक ट्रिक होती है बचपन में MBA, तो उस ट्रिक के हिसाब से आप देख लेंगे कि पश्चिम बंगाली आ रहा है, लेकिन बच्चे असम भी करके आए हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 120 और आर्टिकल 348 एक बार देख लेते हैं। कल जो मैंने आपको शीट बताई थी, शीट में से क्वेश्चन बताए थे, उसमें आर्टिकल 120 और 348 में कन्फ्यूज़न हो गई थी बच्चों को। तो आर्टिकल 120 है संसद की भाषा, यानी कि संसद में जौन सी भी भाषा में बात की जाएगी वो इंग्लिश और हिंदी ही होगी, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही बात कर सकते हैं संसद में, कोई दूसरी भाषा में बात नहीं कर सकते। और आर्टिकल 348 जो है वो है भाषा के ऊपर है, और ये भाषा होगी हाई कोर्ट की लैंग्वेज, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारी कार्यवाही चलेगी। ये बताया गया है आर्टिकल 348 में कि हाई कोर्ट की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, सभी हाई कोर्ट की, नॉट इन दिल्ली, ठीक है। और इसका आर्टिकल एक और होता है 343,
वो लैंग्वेज के लिए ही होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेक्शन खुलेगा, आप जब ये 40 क्वेश्चन सबमिट कर दोगे 20-20 के सेट में, फिर आपको सामने जो आएगा वो आएगा रीजनिंग का सेट। रीजनिंग में 5 तो सिटिंग अरेंजमेंट देखे गए हैं, ये वाले जो गोल धारे में बिठाना होता है, सिटिंग अरेंजमेंट करानी होती है टेबल के अंदर, ये वो वाले 5 क्वेश्चन देखे गए थे। 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के देखे गए थे, जिसमें रिलेट करना था स्टार, हैज़, एट द रेट और प्लस माइनस, इन सब से रिलेट करके वहाँ पर ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन देखे गए थे। ये पिछली बार भी आए थे एमटीएस में, सेम इसी पैटर्न पे। ठीक है, फिर फ्लोर वाइज क्वेश्चन थे। फ्लोर वाइज तो सिर्फ एमटीएस ही नहीं, डीएसएसबी का, ये डीएसएसबी का सभी क्वेश्चनों में आता है, सभी पेपरों में आता है। अभी वो हुए थे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर मिसिंग नंबर, अल्फ़ाबेट्स मिसिंग, ये पूरा 40 क्वेश्चन इन्हीं बेसिस पे बन गए थे। मतलब बेसिक ही बेसिक ही रीजनिंग पूछी गई थी। जिसने 10-15 सेट लगाए हैं रीजनिंग के, वो आराम से कर लेगा। फिर 2 क्वेश्चन थे संडे मंडे एग्ज़ाम वाले कि ए का एग्ज़ाम मंडे को होगा, बी का एग्ज़ाम सी के बाद होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप सबमिट कर दोगे, इसके बाद मैथ का सेक्शन खुल जाएगा वापस से 20-20 क्वेश्चन का। पहले आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन देखे गए थे और ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखा गया था। टोटल वो दे रखी थी कि इतने रुपए का सामान ख़रीदा है, 100 रुपये का मान लेते हैं सामान ख़रीदा है, और 60% को बेचकर उसको 20% का ही प्रॉफिट हुआ है, और 40% उसमें से 100 में से ख़राब माल निकल गया है, जिसको 5% के लॉस पर बेचा गया है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस पूछा गया था। ऐसे 2 क्वेश्चन थे। और डिस्काउंट का परसेंटेज पूछा गया था। वो वाले थे कि 2 माल फ्री मिल जाता है और 3 के साथ 2 ख़रीदें, बाय 1 गेट 1 2 फ्री वाला जो क्वेश्चन आता है, वो डिस्काउंट परसेंटेज का वो वाला पूछा गया था। सक्सेसिव डिस्काउंट था, वो वाला था। एक बच्चा कह रहा है कि 3 में था और एक कह रहे हैं कि 2 में था। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को देखते हुए 2 में ही होगा। 3 में हो पाना थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, होता है 3 में भी, लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। लेकिन हाँ, आप 3 का भी करके जाना। 3 का आप यूनिट डिजिट से कर जाओगे तो बहुत बेसिक बहुत आसान हो जाएगा वो। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखे गए थे। पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन आए हैं। ग्राफ अब पूछने लगा है, वो एक क्वेश्चन कल वाले में भी आया और एक क्वेश्चन 26 वाले में भी आया। सिंप्लीफिकेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बेसिक मैथ है, 10th तक का ही इसमें मैथ पूछी जाएगी, तो सिंप्लीफिकेशन आना बहुत कॉमन है। ठीक है, फिर 3D के रेशो वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि इसमें ही बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हाफ स्फेयर का पूछा था, 2πr² जो होता है इसका। ठीक है, नहीं इसका 3 होता है, और कर्व सरफेस एरिया इसका 2πr होता है, और स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों ही 4πr² होते हैं। यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 4πr² होते हैं। ठीक है, तो इनका रेशियो बनाने के लिए आ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रेशियो पे आ रहे हैं इनको, कि इनकी रेडियस बराबर दे रखी है, तो इनका आयतन का रेशियो क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब 11 वाला मल्टीपल छोड़ दो, 11 वाली मल्टीपल पुराना हो गया है। वो 11 वाला रेशियो निकाल कर देख लेते थे, तो वो पुराना हो गया। अब एग्ज़ामिनर को पता लग गया है कि बच्चे ऐसे करके जा रहे हैं, तो इसको हटा दो। या तो वो आंसर पॉइंट में पूछ रहा है, पॉइंट में भी 3-3 डिजिट्स दे रखी हैं पॉइंट के बाद, या फिर वो रेशियो में आ गया है, शिफ्ट हो गया है, चीज़ें बदलती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को बदलना कहते हैं। ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन कोई आ जाएगा, नया क्वेश्चन नहीं आएगा, कैलकुलेशन को ही नया बना देंगे। फिर पूछा गया था बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन थे कि x का 30%, x का ही 15% का अंतर दे रखा था, और फिर जो x की वैल्यू निकल कर आई थी उस संख्या की, x की, उसका 30% पूछा था। ये बच्चे ने एक क्वेश्चन बताया था। और SI CI का डिफरेंस पूछा था 2 साल वाला, ये फॉर्मूले बेस पर निकल जाता है क्वेश्चन। फिर SI के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तो फिर जब आप इनको 40 को सेट 20-20 के सेट को सबमिट कर दोगे, फिर हिंदी का सेक्शन खुल जाएगा। हिंदी के 20 वाले क्वेश्चन तो बहुत बेसिक थे, कारक के क्वेश्चन थे सारे के सारे। फिर उसके बाद जो आए थे वो 20
जिसमें 2 तो कॉम्प्रिहेंशन थे और 1 क्लोज टेस्ट था, और बाकी के पर्यायवाची विलोम शब्द थे। विलोम शब्द इसमें भी पूछे गए थे, लेकिन इसमें बेसिक वाले विलोम शब्द थे। जो दूसरे वाले में पूछे गए हैं वो थोड़े से लेवल पूछा गया है, ज़्यादा भी नहीं थे। थोड़ा सा थोड़ी बहुत अगर 10 तक हिंदी पढ़ी है, उसमें विलोम शब्द आए हैं तो बच्चा कर लेगा, वो ही क्वेश्चन थे। फिर जब इनको भी सेट को भी सबमिट कर दोगे, फिर इंग्लिश का सेट सबसे लास्ट में खुलेगा 20-20 करके। वोकैब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बार पूछना चालू कर दिया है, पैसिव पूछना चालू कर दिया है। बेसिक एरर थी, इज एम आर वर्ब पे ही एरर थी, ठीक है। और फिर इसमें प्रीपोजिशन आर्टिकल करके जाना है, मैंने लिखा नहीं है, इसके अंदर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये तो करके ही जाना है, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब और वर्ब पे एरर, ठीक है। फिर वो कैब थी, वो कैब बहुत ही बेसिक थी, वो थी स्पष्ट वाले जितने भी है ना वो सब करके चले जाना, कि जैसे कि लूसिड है, ठीक है। ऐसे स्पष्ट जिनको हिंदी में बोलते हैं, एक बार आप ChatGPT कर लोगे तो सारे स्पष्ट वाले ही क्वेश्चन आ जाएंगे, और फिर बेसिक पे ही आते हैं वो सब। फिर कॉम्प्रिहेंशन था, कॉम्प्रिहेंशन के 2 पैसेज, 1 क्लोज टेस्ट फिक्स कर दिया है। हिंदी में भी वैसे ही आ रहे हैं, हिंदी में थोड़ा जल्दी हो जा रहे हैं। इंग्लिश के पैसिव थोड़े क्लोज पैसेज आ रहे हैं, यानी कि उसमें डीप मीनिंग दिया गया है, थीम पूछी गई है, उनका कहने का मतलब क्या है वो पूछा गया है। थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ के ज़रूर जाना, ठीक है। अब मैं लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने MTS पहले वाला दिया था, जो सीज़न 1 के प्लेयर हैं, सीज़न 2 में उतर रहे हैं MTS देने, तो पहले इन्होंने क्या करा था, पहले इनका स्ट्रक्चर चेंज था टाइमिंग का। पहले ये GS, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, ये सब पूछ रहे थे, तो थोड़ा इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है, जिससे बच्चों को थोड़ी दिक्कत हुई है। मैंने वहाँ पर पता करा है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चे अपना पुराने वाला टाइम सेट लगा कर गए थे कि मुझे 20 मिनट, मुझे जैसे 20 क्वेश्चन का सेट है और 120 मिनट है, तो मुझे यहाँ पर 16 मिनट में करके निकलना है, फिर अगले 16 मिनट में करके मुझे ये वाला रीजनिंग का सेट करके निकलना है, तो ऐसे करके। अब वो आई पहले GS गया था, तो बच्चा कौन सा सेट लगाता, उसने देखा ही एकदम से पहला था कि पहले इसने GS दे दी, तो वहाँ पर थोड़ी सी पहले ही बेसिक कैलकुलेशन करके जानी है। ये प्रिपरेशन होती है घर पर, ठीक है। तो ये सब रहे थे क्वेश्चन, और आने वाली शिफ्ट के, अब ये 26 का था, 27, 28, 29, जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आते रहेंगे, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको वैसे वीडियो बनाकर ज़रूर से अपडेट दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज़, GK एजुकेशन सेंटर से जुड़े रहने के लिए, और आगे जुड़ें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो उसको मुझे DM कर दीजिए, या फिर यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर आप मुझे बता दो, मैं पर्सनली वहाँ पर यूट्यूब पर ही रिप्लाई कर देता हूँ कमेंट्स का, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करना यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच।